हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स पर। चलिए, आज हम देखेंगे अपना टॉपिक क्लास 12th का प्री बोर्ड एग्जाम आ रहा है। ये आपको पता है 15 तारीख 16 तारीख के आसपास आपका प्री बोर्ड का एग्जाम है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम आपको आज कराएंगे वन शॉट ऐसा जिसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और ये जो वन शॉट सेट किया गया है ना, ये एग्जाम के पैटर्न की तरह ही सेट किया गया है। इसके अंदर आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 मार्क्स के देखने को मिलेंगे और साथ साथ आपको मैप भी देखने को मिलेगा। ये पहले क्वेश्चन से लेकर एंड तक ये नोटिस करवाएगा आपको कि किस तरीके से आपको एग्जाम सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको एग्जाम में मार्क्स कमाने हैं। ये वन शॉट है और ये वन शॉट बिल्कुल स्मूथली चलेगा। एमसीक्यू भी करवाऊंगा और शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगा। गारंटी मेरी है इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली फंसेंगे। और साथ साथ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों? क्योंकि ना सब कुछ एक शॉट में ना आ नहीं पाता, लेकिन इतना कुछ इस शॉट में मैंने ऐड कर दिया है फिर भी कि एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक वन शॉट एग्जाम से पहले, प्री बोर्ड एग्जाम से पहले, जो आपके लिए क्या होगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट। देखिए, हम आज यहाँ एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे और जब एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं तो पता है भाई 12 नंबर के आते हैं। 12 नंबर ये मान के चलो बहुत ज़्यादा होते हैं। 12 नंबर अगर हमने कमा लिए तो 12 मार्क्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सेट 1 में क्या आएगा, पहले पॉइंट में क्या होंगे ना, 12 एमसीक्यू होंगे आपके, जिसमें 1 नंबर का 1 एमसीक्यू होगा, तो 12 नंबर के एमसीक्यू हो गए। तो देखते हैं मैंने कौन से इसके अंदर ऐड किए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। जैसे पहला है, देखो पहला ही क्या आ गया, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन सभी को हमें क्या करना है ना, एक तरीके से क्रम अनुसार लगाना है। मींस पहले कौन सा इंसिडेंट घटा। इसके लिए ना एक ट्रिक होती है जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब हमें क्या होता है ना, अगर एक भी आता होगा तो भी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे? देखो यहाँ पे दे रखा है कि सोवियत इन्वेंशन, मतलब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे अटैक कब किया। दूसरा, तजाकिस्तान में सिविल वॉर खत्म हुआ। अ मिलिट्री कूप बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, कम्युनिस्ट पार्टी ने रशिया के अंदर क्या क्या किया। और लास्ट का रशियन रेवोल्यूशन। देखो लास्ट का देखो कितना इंपॉर्टेंट है। हमें ये सपोज मान के चलो हमने एक पता है हमारे को 1917 में हुआ था और बाकी सारे क्या है ना, बाद के हैं। ये हमारा 1991 का है, ये हमारा जो है अपना 1919 ये भी बाद का ही है, और ये अपना जो है अपना 1979 का है। ठीक है, सारे 19 लेकिन ये 17 है। इसका मतलब पहले क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखो ऑप्शन के अंदर पहले क्या दिया हुआ है, देखो पहले 4 कहीं पे दिया हुआ है। देखो थर्ड ऑप्शन में पहले 4 दिया हुआ है और कहीं पे 4 नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा हिट एंड ट्रायल क्या हो गया, लग गया। हमने एक ही देखा, हमें एक आता था और हमें पता था डेफिनेटली कि यही पहले हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो हमने क्या देखा भाई, यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। हमें एक ऑप्शन आता है और किस्मत इतनी अच्छी है हमारी कि वहां पे हमारा एक ऑप्शन फंस भी गया। मींस पहली रशियन रेवोल्यूशन सबसे पहले हुई थी 1917 में, वो हमारा थर्ड में दिख गया और कोई 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये आंसर होगा। तो इस तरीके से आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अपॉइंटेड हिमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर 10 ईयर्स एंड दी एक्सटेंडेड फॉर इट एन अनदर 10 ईयर्स। हमें उस कंट्री के नाम बताना है जहां पे प्रेसिडेंट ने अपने आप को 10 साल के लिए बिना किसी इलेक्शन के अपॉइंट कर लिया। ठीक है भाई, उसके बाद दोबारा 10 साल के लिए अपने आप को क्या कर लिया, उन्होंने अपॉइंट कर लिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान। 10 साल के लिए यहाँ के प्रेसिडेंट ने अपने आप को अपॉइंट किया था, फिर 10 साल के लिए उसने टर्म क्या कर दिया, फिर से एक बार बढ़ा दिया। 2 क्वेश्चन देखो हमारे कितने इजीली हो गए, आगे भी हमारे इजीली रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ईयर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, ईयर वाले कि इस ईयर में क्या हुआ था, इस ईयर में क्या हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए। इसने क्या बोला, एज पर द क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा ये बताओ क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल है ना, द मेजर कंट्रीज हैड टू बी रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बाय विच ईयर। क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि किस ईयर तक ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट्स को हम क्या कर लेंगे, या प्रोडक्शन को क्या कर लेंगे, हम कम कर लेंगे, कितना हो सके कम से कम हम ग्रीन हाउस गैसेस को छोड़े। तो ये था हमारा 2012। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बोला गया कि 2012 तक हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ग्रीन हाउस के इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2025 चल रहा है और आप भी जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कितनी छोड़ता है, मींस किस देश से ज्यादा निकलती है। जो डेवलप कंट्रीज है ना, वो ज्यादा इसके अंदर अपना रोल प्ले करती है। तो 2012 तक क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कहा गया था कि इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से कम करने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपसे पूछा था क्योटो प्रोटोकॉल कब कराया गया था, 1997 में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो भी हुआ था एक, ये भी याद रखना,
रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील की राजधानी में हुआ था, ये 1992 में हुआ था, ठीक है ना, जिसको हम एजेंडा 21 भी बोलते हैं, ये भी याद रखना आप इसके लिए, ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। नेम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। भाई देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब अपनी इंडियन पॉलिटिक्स की बुक देखोगे ना, जो 12th क्लास की सेकंड बुक है आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके अंदर ना कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये दे रखा है कि किस पार्टी की स्थापना किसने की थी, किसकी फॉर्मेशन किसने की थी, जिसमें से एक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसकी फॉर्मेशन किसने की थी? भाई देखो इसकी फॉर्मेशन की थी आचार्य नरेंद्र देव ने, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव ने क्या किया था, इसकी फॉर्मेशन की थी। ऑप्शन नंबर बी है इसका, लेकिन जरूर नहीं है कि एक बंदे ने की थी, इनके साथ एक और थे भाई, जेपी नारायण, जेपी नारायण भी थे इसके अंदर इस पार्टी को बनाने में, ठीक है ना। जेपी नारायण के साथ साथ कौन था? राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया ने भी क्या किया था, इस पार्टी को बनाने के अंदर अपना योगदान दिया था, राम मनोहर लोहिया। और इनसे ना एक क्वेश्चन और पूछता है कि वो कौन से लीडर थे जिन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म का नारा दिया था, नॉन कांग्रेसिज्म, गैर कांग्रेसवाद, नॉन कांग्रेसिज्म, किसने बोला था कि नॉन कांग्रेसिज्म होना चाहिए, गैर कांग्रेसवाद, तो वो भी कौन थे? राम मनोहर लोहिया। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, नॉन कांग्रेसिज्म, राम मनोहर लोहिया। और साथ साथ इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने में अपना योगदान दिया था। दूसरे कौन थे? जेपी नारायण। और तीसरे कौन थे? ऑप्शन में हमारे पास है आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है भाई। अगला द नॉन अलाइंग मूवमेंट। अच्छा ये नॉन अलाइंग मूवमेंट क्या था भाई? नॉन अलाइंग मूवमेंट, जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, कोल्ड वॉर हमारा कब स्टार्ट हुआ था? 1945 से लेके 1991 तक। तो दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक वेस्टर्न कंट्री, एक अपना ईस्टर्न कंट्री। वेस्ट वाले कौन थे? अमेरिका। ईस्ट वाले कौन थे? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, सोवियत संघ, ठीक है ना। तो 1945 से 1991 तक जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय कई सारे देश जो थे आजाद हो रहे थे, उसमें से इंडिया भी एक था। तो ना कंट्रीज के पास ना ऑप्शन थे, क्या करो, आजाद हुए हो नए, या तो आप वेस्टर्न ग्रुप में चले जाओ या ईस्टर्न में चले जाओ, किसी एक के पास चले जाओ। देखो अगर हम वेस्टर्न के पास जाएंगे तो ईस्टर्न से बचेंगे, ईस्टर्न के पास जाएंगे तो वेस्टर्न के पास बचेंगे। लेकिन इंडिया ने अपनी पॉलिसी बनाई नॉन अलाइंग मूवमेंट। नेहरू के साथ साथ अलग अलग लीडर्स ने दुनिया भर के एक रोल प्ले किया नॉन अलाइंग मूवमेंट। हम भाई किसी भी गुट में नहीं जा रहे, ना हम सोवियत यूनियन के पास जा रहे, ना हम वेस्टर्न कंट्री अमेरिका के पास जा रहे हैं, हम अपनी खुद की क्या करेंगे, नीतियों को फॉलो करेंगे। उसे क्या बोला गया था? नॉन अलाइंग मूवमेंट। इसकी पहली समिट 1961 में बेलग्रेड में हुई थी, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछता है कि जो नॉन अलाइंग मूवमेंट था, गुट निरपेक्षता, उसकी जो नींव थी वो तो खैर एफ्रो एशियाई में रखी गई थी। इसकी पहली समिट कब हुई थी? 1961 बेलग्रेड में, ठीक है भाई। इसने क्या बोला है? वॉज नॉट पॉलिसी या न्यूट्रलिटी बट ऑफ। देखो न्यूट्रलिटी क्या है इसमें, इसका मेन काम क्या था, इसका काम क्या, बैलेंसिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स, दोनों को बैलेंस करना था। बिल्कुल सही बात है, दोनों को क्या था? बैलेंस करना था। इंडिया दोनों को बैलेंस करके चल रहा था कि ना ही वो अमेरिका के पक्ष में जाएगा, ना ही वो यूएसएसआर के पक्ष में जाएगा, जरूरत पड़ने पर दोनों से क्या करेगा? फायदा उठाएगा। तो ये हो गया हमारे 5 एमसीक्यू। देखो 5 एमसीक्यू हमने कर भी लिए और कितने इजीली हमारे से हो रहे सॉल्व। इस तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हैं। मोस्टली तरीका क्या होता है ना कि हमने कितना पढ़ा है, कितना डीप में पढ़ा है हमने, कभी कभी डीप एमसीक्यू ही पूछ लेता है भाई, तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए। विच लीडर इज एसोसिएटेड विद द ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट की नीति किसने अपनाई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट की नीतियों क्या था? अपनाया था, ग्लासनोस्ट की पॉलिसी। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ना यूएसएसआर के अंदर 1985 में आए थे, सेक्रेटरी बने थे, और इन्होंने यूएसएसआर के अंदर रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी थी कि कौन कौन से रिफॉर्म्स यूएसएसआर में होने चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, देश तरक्की करे, अमेरिका की तरह आगे निकले, पीछे ना चला जाए, ठीक है भाई। Who was the president of India during emergency period? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर जब इमरजेंसी चल रही थी, मैंने आपको ना इमरजेंसी का टॉपिक चैनल पे कराया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आके इमरजेंसी को कंप्लीट पढ़ सकते हैं ताकि आपको और भी इजीली क्या हो सके, चीजें समझ आ सके, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट कौन थे भाई? फखरुद्दीन अली अहमद। इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछता है कौन था प्रेसिडेंट? फखरुद्दीन अली अहमद। इमरजेंसी कब से कब तक चली थी? 1977 में, 75 में स्टार्ट हुई थी, 77 में इसको खत्म किया गया था। टोटल 18 महीने की थी। मैंने जैसा आपको बताया, मैंने यूट्यूब पे इसको पढ़ा रखा है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां से पढ़ सकते हैं।
अगला, डैश एंश्योर दैट राइवल्स डू नॉट गो टू वॉर थ्रू द मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन। एक उस कंडीशन को बताना है कि जब दो लोगों के बीच राइवल हो रही है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या ना दोनों वॉर ना करने लग जाए। तो वो कौन सी कंडीशन होती है? एक होती है अलायंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बैलेंस ऑफ पावर, आर्म्स कंट्रोल। देखो अगर हम दोनों में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तो इससे क्या होगा ना, जब हम दूसरी कंट्री के साथ हैं तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि लड़ाई होने के चांस क्या है हमारे, कम है। जैसे इंडिया और चाइना है, अगर चाइना ने हमें दे दिया, कॉन्फिडेंस करवा दिया कि भाई हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे, हमारा कोई मंशा तुम्हारे ऊपर अटैक करने की नहीं है, और सेम इंडिया ने भी ये कर लिया, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। तो दोनों देश क्या होंगे, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं बिना किसी डर के। और हमें ये पता होना चाहिए चाइना और इंडिया एशिया की दो सबसे बड़ी कंट्रीज और साथ साथ दो पॉपुलेटेड कंट्री भी है, जिसके अंदर क्या होता है, आबादी भी सबसे ज्यादा है। भाई देखो अब आया है क्वेश्चन तो बढ़िया वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आया है, एजर्शन रीजन। एजर्शन रीजन क्या होते हैं, हमें एक एजर्शन दिया होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन रीजन में दी होगी, हमें उसे सॉल्व करना होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना हमारे को। हम देखो कैसे करेंगे इसको। इसने क्या बोला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट एजर्शन, हमें एक स्टेटमेंट दी होगी एजर्शन के रूप में, ठीक है, और दूसरा उसका रीजन दिया होगा, ठीक है। तो हमें ना ये चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक आंसर होगा। आप देखो कैसे, इसने एजर्शन में क्या बोला है, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस इंटरडिपेंडेंट अमंग नेशंस। पहले हमें पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग होती है जब हम क्या करते हैं ना, आइडियाज को, करेंसीज को चेंज करते हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री से अपने आइडियाज को, करेंसीज को, उसके कल्चर को चेंज कर रही है ना, तो हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इंडिया ने इसको 1991 में अपनाया था। 1991 में इंडिया ने इसको अपनाया था, जब इंडिया एलपीजी की पॉलिसी लेके आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये लेके आया था। तो इसने बोला कि ग्लोबलाइजेशन एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी कंट्री पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, वो दूसरी कंट्री के ऊपर क्या है, डिपेंड है। इसका मतलब एजर्शन तो हमारा ठीक है। रीजन क्या है, ग्लोबलाइजेशन डिस्करेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। मैंने क्या बताया, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, जब हम करेंसी एक्सचेंज करेंगे, और वो कब करेंगे, जब ट्रेड करेंगे। और ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन डिस्करेज करता है फॉरेन इन्वेस्ट, नहीं, ये डिस्करेज नहीं करता है, करेज करता है। तो इसका खाली ए होगा, ए सही है, बी की एक्सप्रेशन गलत है। कहा रखा है देखो, इसने बोला ए रीजन क्या है, ये ट्रू है, ये भी करेक्ट है, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। बोथ एजर्शन रीजंस आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन। देखो ये भी गलत है, क्योंकि इसने बोला है एजर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सही है और ये गलत है। तो ये समझ आया आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अगला देखते हैं, सेम एजर्शन रीजन है, एजर्शन में बोल रहा है द सिक्स्थ शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन का सिक्स्थ शेड्यूल है जो, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज डिफरेंट ट्राइब्स कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑफ प्रिजर्विंग देयर प्रैक्टिसेस एंड कस्टमरी लॉज। जो हमारा सिक्स्थ शेड्यूल है वो क्या करता है ना, वो अलग अलग ट्राइब्स को पावर देता है कि आप अपने अपने कस्टम्स को फॉलो करो, अपने अपने कस्टम्स के थ्रू काम करो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हैं। इसका रीजन क्या दिया हुआ है, दिस प्रोविजन प्रूव्ड क्रूशियल इन रिसॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन द नॉर्थ ईस्ट। इसने क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतों को कम किया है। देखो दोनों सही है, क्या है ये, दोनों सही है। तो फिर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ आया? इस तरीके से हम क्या करते हैं, एजर्शन रीजन को सॉल्व करते हैं बहुत इजीली। देखो 12 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, अगर किसी ने 12 नंबर के 12 कमा लिए तो उसके लिए कितनी अच्छी बात है। चलो मैं तो आपको समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, बट आपको क्या करना है, आपको तो पढ़ना है, आंसर आता है तो मारो, नहीं आता तो एक बार स्किप करो, अगली बार भी उसको ट्राई करो जब एग्जाम पूरा हो जाए। फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम विच कंट्री डिड मेक इंडिया एन अर्नेस्ट एफर्ट बाय द कन्वेनिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू द सपोर्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ये भाई इसका आंसर बहुत आसान है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने क्या किया था, इंडिया को इसमें सपोर्ट किया था। हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये बहुत ज्यादा। फ्रंटियर गांधी किसे बोलते हैं, गमाल अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने पार्टीशन का विरोध किया था कि जो पार्टीशन हो रहा है वो पार्टीशन नहीं होना चाहिए। इनको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं सीमांत गांधी, सीमांत गांधी बोलते हैं इनको। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको 12 एमसीक्यू करा दिए, 12 एमसीक्यू हमारे हो गए। 12 एमसीक्यू का मतलब है 12 नंबर हमने क्या कर लिए, एग्जाम में कमा लिए। मुझे टाइम लगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा आपको टाइम, क्योंकि आप पढ़ोगे, ऑप्शन को करोगे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये हमारा वन शॉट है। वन शॉट का मतलब ये नहीं होता कि 10 मिनट के अंदर मैं पूरी वीडियो करा दूं, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम आपको पक्का एग्जाम के अंदर बेनिफिट देगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है,
ठीक है। लाइक अगला देखो सेक्शन बी आता है हमारा। सेक्शन बी में भाई 6 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, 6 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। लिखना भी कम ही होता है इसके अंदर, 2 पॉइंट लिख दिए है ना, 2 लाइनें लिख दी, इस तरीके से लिखना होता है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, एनालिज एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। भाई देखो इंडिया की अपनी सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी क्या है, हर एक देश की सेम होती है वैसे। पहले अपने आप को हम क्या करते हैं, मिलिट्री रूप से क्या करते हैं, कैपेबल करते हैं। स्ट्रेंथिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज, अपनी तीनों आर्मी को क्या करना है, हमारे को स्ट्रॉन्ग करना है। अगला स्ट्रेंथिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे को अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी क्या करना है, अच्छा करना है। कभी भी एक देश अकेला अगर रहता है पूरी दुनिया में, अकेला रहने का मतलब है किसी से भी बातचीत या सबसे दुश्मनी मोड़ लेता है, तो वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। हमारे को रिलेशंस को अच्छा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यही हमारी स्ट्रेंथ का और सिक्योरिटी का क्या है, स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाईलाइट एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडो भूटान रिलेशनशिप। देखो मैंने यहाँ पे इंडो भूटान रिलेशनशिप के बारे में बताया। इंडो भूटान जरूर नहीं है कि इंडो भूटान है, यहाँ पे नेपाल आ सकता है, ठीक है ना, चाइना आ सकता है, लेकिन इंडो भूटान मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि इंडो भूटान का रिलेशंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया। पहला क्या है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इंडिया और भूटान के बीच इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है और साथ साथ ओपन बॉर्डर है, बिना वीजास के हम लोग वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं, वो लोग हमारे यहाँ पे आगे ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया। नेपाल के केस में भी ऐसा ही है, खैर हमारे लिए ओपन बॉर्डर है और हमारी कुछ करेंसी नेपाल में चलती भी है। ठीक है भाइयों, अगला, स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड द सेकंड 5 ईयर प्लान। हाँ भाई, अब मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा बताऊंगा, पहले आप इसको देखना। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान को 1950 में करने की बात करी थी किसने, प्लानिंग कमीशन ने। हमने प्लानिंग कमीशन बनाया था जिसके हेड कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे। प्लानिंग कमीशन 1950 में इसको बनाया था, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, हेड कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर। 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको बोला गया नीति आयोग। क्या बोला गया, नीति आयोग। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, नीति की फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ या फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, इसकी फुल फॉर्म पूछता है। अब यहाँ पे 5 ईयर प्लान क्या था, इन्होंने बात करी 5 ईयर प्लान की, और 5 ईयर प्लान जो है हमारा यूएसएसआर से लिया गया है। भाई याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है, इंडिया ने जो 5 ईयर प्लान है वो कहां से लिया है, यूएसएसआर से लिया है, सोवियत संघ से बोरो किया है। पहला जो 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर पे था, और दूसरा जो 5 ईयर प्लान था वो था इंडस्ट्रीज पे, उद्योग पर था। इसने यही पूछा है कि दोनों में डिफरेंस क्या था। पहला फोकस एरिया क्या था इंडिया में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फोकस मेनली ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंप्रूविंग फूड प्रोडक्शन बिकॉज इंडिया हैड जस्ट फेस फूड शॉर्टेज। पहले वाले 5 ईयर प्लान ने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, किस तरीके से, एग्रीकल्चर अच्छा हो जाए, इरिगेशन सिंचाई के सारे काम हो जाए हमारे, कई सारे बड़े बड़े डैम्स भी इंडिया ने उसी समय बनाए थे, ठीक है ना। इंप्रूविंग फूड प्रोडक्शन, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, खराब थी, हमारे पास खाने की कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया, पहले 5 ईयर प्लान पे एग्रीकल्चर ने फोकस करा। दूसरे में क्या था, दूसरे में इंडस्ट्रीज, स्पेशली हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, मशीन, टूल्स, बिग फैक्ट्रीज, इन सब पे क्या किया गया, कहा गया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड 5 ईयर प्लान को किस नाम से जानते हैं, तो पीसी महानुलोबिस ने इसका मॉडल तैयार किया था, तो इसको महानुलोबिस मॉडल भी कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड द नेशनल इंटीग्रेशन इन अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। हम इंडिया की बात करें आजादी के समय, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पे बनने वाला राज्य, ठीक है। और आपको पता होगा भाषा के आधार पे पहला राज्य क्या था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है, जिसको पोट्टी श्री रामलू ने मांग की थी कि बनाओ भाई आंध्र प्रदेश को यार तेलुगु भाषा के लिए, बट 56 डेज तक अनशन करने के बाद उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद इसे बनाया गया था। लाइक इन अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी क्रिएटेड डिमांड्स फॉर दी सेपरेट स्टेट बिकॉज पीपल वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज। लोग चाहते थे कि हम अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करें और साथ साथ अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें, इसलिए पहला जो भाषा आधारित राज्य था लिंग्विस्टिक स्टेट वो आंध्र प्रदेश था। ये खाली एमसीक्यू में नहीं पूछ सकता, आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये मैप में भी पूछ लेता है कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, पहला भाषा आधारित राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ये भी याद रखना आप। एट फर्स्ट दिस सीम टू दी थ्रेटन नेशनल यूनिटी, लेकिन हमारे लिए भाई खतरा भी था ये,
अगर हर किसी को हम ऑटोनॉमी दे देंगे, ऑटोनॉमी कैसी, अलग होने की मांग कर देगा, हर कोई सेपरेट होने की मांग करेगा, तो हमारी जो यूनिटी है ना वो टूट जाएगी, वो टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। एट फर्स्ट दिस सीम टू थ्रेटन नेशनल यूनिटी बट आफ्टर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था भाई ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके बाद क्या गया, अलग अलग भाषा के आधार पर बनाया गया राज्यों को, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखा गया। और हम देखते हैं आज हम 2025 में जी रहे हैं और हर एक राज्य, मोस्टली राज्य, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भाषा के बेस पर है, भाषा के बेस पर है और ये अलग नहीं हो सकते, अलग ये इनका होने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करते रहते हैं। कभी कोई मराठी बोलने की बात करता है, कभी कोई बोलता है कि हमारे यहाँ पे तमिल बोलो, भाई हम यही सब बोलते रहेंगे तो भाई काम कैसे चलेगा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी टू लेसन्स लर्न, एक्सप्लेन एनी टू लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी इम्पोज इन 1975। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, ये कह रहा है कि हमें 2 पॉइंट बताओ कि हमें नेशनल इमरजेंसी से सीखने के लिए क्या मिला। 18 महीने हम डेमोक्रेसी के बिना रहे तो हमें उससे क्या सीख मिली। देखो पहला पॉइंट क्या था, डेमोक्रेसी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, जो हमारी डेमोक्रेसी है भाई उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। द इमरजेंसी शोड दैट फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स कैन बी मिसयूज्ड और सस्पेंडेड। इन्होंने देखा, लोगों ने ये भी जाना कि ना हमारे जो मौलिक अधिकार है उसको यार खत्म किया जा सकता है, हमें इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। तो लोगों ने पहले सीखी, सिटीजन लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेइंग अलर्ट एंड द प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। लोगों को लगा यार हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो सरकार क्या करेगी ना, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को बचा के रखती है, उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से चलाएगी। पहली सीख क्या मिली, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी सीख क्या मिली, नीड फॉर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक चाहे वो हमारी जुडिशरी क्यों ना हो, जुडिशरी भी या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन, कोई और संस्था, उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा जुडिशरी करती है, तो उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। Like the emergency thought that institution like this judiciary, media and election commission must be remain free and independent so that no government can misuse the power. जुडिशरी, मीडिया, इलेक्शन को क्या, इलेक्शन कमीशन को क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। क्या ये फ्री है आज के टाइम में 2025 में, फ्री है क्या? जुडिशरी अपना काम करती है क्या? मीडिया चौथा प्लेयर है डेमोक्रेसी का, क्या इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रहा है? वो तो आप मेरी स्माइल देख के समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला देखते हैं, ठीक है भाई। एक्सप्लेन दी 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, शॉक थेरेपी मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले बड़े बड़े सपने दिखाओ, हम ये कर देंगे आपके लिए, ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या करो, सारे सपनों पे पानी फेर दो। कैसे? शॉक थेरेपी एक यही था, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ, तो उसके बाद ना उनको लगा यार हमें ना अपनी इकोनॉमी को स्विच करना चाहिए। स्विच कैसे? हम ना सोशलिज्म पे काम कर रहे हैं, हमें ना कैपिटलिज्म पे काम करना चाहिए। आपको पता होगा, आप अगर वन शॉट देखने आए हैं तो आप ये सब पढ़ के आए होंगे, सोशलिज्म या कैपिटलिज्म। हिंदी है बोलते समाजवाद या पूंजीवाद। जो यूएसएसआर था वो सोशलिज्म था, सब कुछ गवर्नमेंट अंडरटेकन था। उन्होंने सोचा क्यों ना हम कैपिटलिज्म की तरफ स्विच कर जाए। रशिया वगैरह ने सोचा हम एक रात में कैपिटलिज्म की तरफ स्विच कर जाते हैं, और उन्होंने एक इकोनॉमिक मॉडल अपनाया जिसका नाम था शॉक थेरेपी। इसने बड़े बड़े सपने दिखाए, एकदम से हम क्या करेंगे ना, कैपिटल बन जाएंगे, कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे, हमारा डेवलपमेंट ऊंचा हो जाएगा, हमारी कंट्री बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन इसका उल्टा हो गया, सब बर्बाद हो गया। इसको शॉक थेरेपी को लार्जेस्ट गराज सेल भी बोलते हैं, ये भी एमसीक्यू पूछता है। लार्जेस्ट गराज सेल, विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल। क्यों? क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको होने पौने दामों में, बहुत सस्ते दामों में प्राइवेट कंपनीज को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। पहला, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज। जैसे ही शॉक थेरेपी फेल हुई, पहला पॉइंट क्या आया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ गई, गरीब अमीर के बीच की खाई क्या होती चली गई। यूएसएसआर वगैरह के अंदर गहरी, यूएसएसआर खत्म हो चुका था, रशिया वगैरह या वो कंट्री जिन्होंने क्या किया था, शॉक थेरेपी को अपनाया था, अपनी इकोनॉमी को एकदम खोल दिया। कैसे खोल दिया? एक रात में सोशलिज्म से कैपिटलिज्म बनना था, जो कि मजाक वाली बात नहीं थी। लाइक आफ्टर शॉक थेरेपी प्राइजेस रोज क्विकली, चीजों के दाम बढ़ने लगे, एंड मैनी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज वर सोल्ड। बड़ी बड़ी सरकारी संपत्ति को बहुत सस्ते दामों में बेच दिया गया। लोगों को ना कूपन मिले थे उस समय कि आओ और संपत्तियों खरीदो, और लोग बड़े चालाक, उन्होंने अपने कूपन ना माफियाज को बेच दिए।
वहीं से स्टार्ट हुआ रशियन माफिया सुना होगा आपने। दिस हेल्प इन द फ्यू रिच पीपल बट मेड लाइफ हार्डर फॉर द कॉमन सिटीजन। अमीर लोगों को तो फायदा हुआ, लेकिन आम लोग हमेशा पिसते हैं भाई, चाहे वो हमारा देश हो कोई सा भी देश हो, आम लोगों की जिंदगी को ही बर्बाद किया जाता है। इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब की खाई क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, डिक्लाइन इन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर स्कीम खत्म हो चली गई। लाइक फ्री सर्विसेज लाइक द हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी रिड्यूस बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट कट इट्स स्पेंडिंग्स। जब सरकार ही अपने हाथ खींच लेगी तो हेल्थ केयर कहाँ से अच्छी हो पाएगी। अभी आपने देखा होगा एक क्राइसिस चल रहा है इंडिगो का, इंडिगो चल रहा है ना वो प्लेन वगैरह का, वो मोनोपोली की वजह चल रहा है। मोनोपोली बोले तो किसी एक के पास सारी पावर आ गई है। अगर मार्केट में एक ही बंदा बैठा है तो वो अपने हिसाब से ना चीज़ों को घुमाएगा, वो चाहेगा भाई जैसा मैं करूँगा ना। अब इंडिगो ने क्या किया, उसकी 65% हिस्सेदारी है इंडिया के अंदर एयरलाइंस में, 65%, एक तरह से मोनोपोली। अगर उसकी फ्लाइट्स बंद हो जाएगी तो लोगों को नुकसान कितना होगा, ये आप देख ही रहे होंगे, न्यूज़ वगैरह के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऐसा ही कुछ था शॉक थेरेपी के अंदर, लोगों की हेल्थ एजुकेशन सब बर्बाद हो रही थी, गवर्नमेंट क्योंकि पैसा खर्च नहीं कर रही थी। मैनी पीपल लॉस जॉब्स व्हेन इंडस्ट्रीज वर प्राइवेटाइज। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जब प्राइवेट हो जाती है ना, हमें सुनने में लगता है प्राइवेटाइज कितना अच्छा है, लेकिन प्राइवेटाइज उतना ही खतरनाक है कुछ देशों के लिए जितना हम सोच नहीं पाते, जैसे कि मैंने इंडिगो का बताया आपको। ठीक है भाई, ये शॉक थेरेपी का था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कीजिएगा। और आप चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, इस पूरी पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लास्ट में बताऊंगा आपको आप इस पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कराऊंगा इसकी, अगर आप चाहते हैं तो देखते हैं। ठीक है भाई, अगला भाई, अब आते हैं हमारे 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के। 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते हैं, और 4 नंबर में हमें लिखना भी पड़ता है, ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे भाई सेक्शन सी में, 4 नंबर का एक होगा और 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अब यही लिखने की काम स्टार्ट होता है। अब तक हम क्या कर रहे थे, एमसीक्यू देख रहे थे, 2 नंबर के देख रहे थे, अब आएगा लिखने का काम। अब हमें क्वेश्चन लिखना कैसे, हेडिंग वाइज। अगर आप हेडिंग वाइज लिख के आते हैं ना तो आपके एग्जाम में मार्क्स कहीं नहीं गए। जैसे मैंने बना रखी है हेडिंग, देखो मैंने हेडिंग बना रखी है ना, हर एक चीज़ की हेडिंग, इस तरीके से हेडिंग में लिख के आओगे तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, ठीक है ना, या सॉरी परिणाम क्या हुए, कारण तो अगला बताऊंगा, सॉरी। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, मीन जब यूएसएसआर क्या था 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना, तो इसके क्या क्या का वो परिणाम रहे, कॉन्सिक्वेंसेज रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आता है कॉन्सिक्वेंसेज, एक आता है उसके कारण, उसके कॉजेस क्या थे। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो और में आ सकते हैं, पहले ये दे देगा या और में दे देगा, तो कोई सा भी आ सकता है। पहले हम इसे देखते हैं। देखो, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन वर गिवन बिलो। पहला, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। भाई कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर और अमेरिका के बीच। अब जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो टूट गया, तो भाई बचा ही कौन अकेला, अमेरिका। कोल्ड वॉर चलेगा अब नहीं, कोल्ड वॉर करने वाला उसके साथ कोई बचा ही नहीं भाई, अमेरिका सुपर पावर बन गया, क्योंकि यूएसआर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो with the collapse of the Soviet Union, the ideological dispute that socialism was better than capitalism or vice versa was over। क्या कैपिटलिज्म अच्छा है या सोशलिज्म अच्छा है, इसकी बहस तो खत्म हो गई भाई। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होते ही इसकी बहस क्या हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द आर्म्स रेस टू केम टू एन एंड। एक पॉइंट भाई मैंने इसमें ऐड कर दिया, आर्म्स रेस। पता है यूएसएसआर और अमेरिका ना आर्म्स रेस में लगे थे, हथियारों की होड़ में। कभी अमेरिका अपने हथियार दिखाता, कभी क्या करता ना सोवियत यूनियन अपने हथियार दिखाता, तो उसका भी एंड हो गया। जब सोवियत यूनियन ही नहीं बचा तो हथियार दिखाएगा कौन, अब ये भी पॉइंट है। और सोवियत यूनियन टूटने के बाद ना 15 कंट्रीज में बट गया था, ठीक है भाई, 15 कंट्रीज में सोवियत यूनियन क्या हो गया था, बट गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला पॉइंट क्या हुआ, चेंज इन पावर रिलेशंस। द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर, अमेरिका सुपर पावर बना, एक तरीके से एक शक्ति का उदय, कौन, अमेरिका। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दुनिया भर में फेमस हुई, ठीक है ना, was now the dominant economic system internationally. World Bank and International Monetary Fund became the powerful advisors to countries since they gave loans to of their transition of capitalism. वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF निकल के आया भाई, इन्होंने क्या किया ना, लोगों को लोन प्रोवाइड करे। पीछे मैंने आपको शॉक थेरेपी बताया था ना, शॉक थेरेपी का मॉडल तैयार करने वाले वर्ल्ड बैंक और IMF ही थे। ऐसा मॉडल तैयार किया कि लुटिया डुबो दी सबकी। अगला, इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। मैंने क्या बताया, यूएसएसआर टूटा तो नई 15 कंट्रीज बनी, इसका मतलब दुनिया में नए 15 देश आए।
तो वही है, इमरजेंस ऑफ द मैनी न्यू कंट्रीज, सम न्यू कंट्रीज एमर्ज ऑफ द इंटरनेशनल सीन, द बाल्टिक एंड द ईस्ट यूरोपियन स्टेट वांटेड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहा, दे बिकेम द पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नाटो इसकी स्थापना 1949 में अमेरिका ने की थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका का पावर थी ये, ठीक है भाई। नए नए देश निकल के आए और जो मोस्टली देश निकल के आए, ठीक है, इनको ना CIS बोला गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। क्लियर है भाई ये पॉइंट। मैं जैसे बता रहा हूँ कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। मैं इसलिए इसको बता के चल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस के बहुत ज़्यादा है, खाली प्री बोर्ड में नहीं, बोर्ड के अंदर भी क्या होता है ना, ये आ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ इंडिया फेस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखो मैंने ये बनाया ही इस तरीके से है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लगेंगे आपको भी। आप जैसे ही पढ़ोगे यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने क्या किया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक जगह पे डाल दिया, ठीक है। जब इंडिया आजाद हुआ तो उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे भाई, पहला ही चैप्टर है सेकंड बुक का, तो उसके अंदर 3 चैलेंजेस थे, 3 चैलेंजेस इंडिया के सामने थे। पहला, द फर्स्ट चैलेंज वाज टू शेप द नेशन दैट वाज यूनाइटेड। पहला, लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, मीन्स लोगों को यूनाइट करना, लोगों को एक करना, क्योंकि जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया एक नहीं था। जब अंग्रेज भारत से गए ना तो भाई वो बहुत कुछ ना प्रॉब्लम छोड़ गए। एक तो हमारा पार्टीशन कर गए, विभाजन कर गए। दूसरा एक प्रॉब्लम थी हमारे देश में प्रिंसली स्टेट्स की, रजवाड़ों की। इंडिया के अंदर आज़ादी के समय 565 प्रिंसली स्टेट्स थे भाई, रजवाड़े, रजवाड़े थे भाई, रजवाड़े। और अंग्रेजों ने ये बोला भाई तुम भी आज़ाद हो, या तो तुम इंडिया में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ या अपना खुद का देश बना लो। इमेजिन करो अगर ये लोग अपना देश बनाते तो इंडिया 565 पार्ट में डिवाइड होता, जो हमारा यूनाइटेड इंडिया है वो होता ही नहीं। और इसलिए इनको एक करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको एक करने का काम किया था भाई, सरदार पटेल बोल लो, इसलिए उनको यूनिटी मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है ना। उन्होंने इनको एक किया था। तो पहली चुनौती क्या थी कि किस तरीके से इनको भारत के अंदर मिलाएंगे। येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ आवर सोसाइटी, देयर वर डिफरेंट कल्चर, रिलीजियन, लैंग्वेजेस इन दी कंट्री। हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं, भाषाओं के लोग हैं, तो इनको एक करना ना बहुत मुश्किल का काम था। और उस समय इंडिया ने करके दिखाया, उस समय के विजनरी लीडर्स ने करके दिखाया था, ठीक है। अगला, द सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्थापित करना है भाई, क्योंकि इंडियन लीडर्स पहले से चाहते थे हमारा देश जब आजाद होगा तो हम डेमोक्रेसी के कंसेप्ट पे काम करेंगे, ठीक है। कैसे, द कॉन्स्टिट्यूशन हैड ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड द राइट टू वोट, हर किसी को राइट टू वोट देंगे, मैन वुमेन कास्ट क्रीड कुछ भी हम इसमें पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको बराबर का हिस्सा देंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैड बीन अडॉप्टेड, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाएंगे, इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने की पावर किसके पास होगी, लोगों के पास होगी, ठीक है। अगला, द थर्ड चैलेंज वाज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी, सभी के विकास के लिए बात करेंगे। और सभी के विकास के लिए बात करने के लिए सरकार ने क्या किया था, मैंने आपको पीछे पढ़ाया, 5 ईयर प्लान लेके आए थे, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। अरे पता है सेट भी ना अलग अलग आते हैं, सेट ए, सेट बी, ऐसे आते हैं। किसी बच्चे को सेट ए मिल जाए, किसी को बी मिल जाए, किसी को सी मिल जाए, थोड़ा दिक्कत ये हो जाती है। अब ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, किसी सेट ए में फंस गए, सेट बी में एक आध क्वेश्चन नहीं फंसा, या सेट बी में क्वेश्चन फंस गए, सेट सी में नहीं फंसा, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में फंसने के चांस होते हैं। राइट एन एसे ऑन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, परंपरागत सुरक्षा के ऊपर एक एसे लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाइयों। सिक्योरिटी क्या होती है, अच्छा सिक्योरिटी होती क्या है, पहले ये देखते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है ना, खतरे से आज़ादी, फ्री फ्रॉम थ्रेट। कैसा खतरा, अगर हम अपने घर में गेट लगाते हैं, गेट क्यों लगाया, ताकि चोरी ना हो जाए। अब उस गेट में ताला क्यों लगाया है, ताकि हम कहीं बाहर जाए तो ताला लगा हुआ, मैं इंश्योर है भाई मेरे घर में चोरी नहीं होगी, मैं ताला लगा के आया हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब हमें जब खतरे का आभास होता है तभी हमारे को सिक्योरिटी चाहिए होती है। कैसा खतरा, वो आतंकवाद भी हो सकता है देश के लिए, है ना। अब हमारे तो भाई समय समय पर खतरा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये छत मेरे ऊपर गिर जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, या मैं इस घर में नहीं रहूंगा, ये तो खतरा है ना, तो मान के चलाया हमने। लेकिन क्या मुझे इससे सुरक्षा चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो हमें ये भी देखना होता है कि हमें सुरक्षा चाहिए
किस चीज से? जैसे कि इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कॉपरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लिमिटिंग वायलेंस, हम कम से कम देश के अंदर वायलेंस कम हो, दुनिया भर के लोग ऐसे हथियारों का इस्तेमाल ना करें जो खतरनाक होते हैं। जैसे BWC एक ट्रीटी हुई थी बायोलॉजिकल वेपन वाली, एक CWC हुई थी केमिकल वेपन्स वाली, जिसके अंदर क्या था ना, बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स पे बैन लगाया गया था। ये कोई भी देश इन वेपन्स का यूज नहीं करेगा। खैर यूज तो परमाणु बम का भी नहीं कर सकता, एटॉमिक बम का भी नहीं कर सकता, लेकिन भाई वो तो बैन नहीं है उनके ऊपर, ये नहीं बोल सकते हम बैन है उसके ऊपर। द कंट्री शुड गो टू द वॉर प्राइमरली सो सेल्फ डिफेंस, अगर कोई कंट्री वॉर लड़ने जा रही है तो भाई उसको सेल्फ डिफेंस में जाना चाहिए, उसको कम से कम हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए, जब तक जरूरत ना पड़े बड़े हथियारों का यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, आर्म्स मस्ट बी अवॉइडिंग किलिंग और हर्टिंग, लोगों को मारने से बचना चाहिए, है ना। फोर्स मस्ट बी यूज ओनली आफ्टर ऑल द अल्टरनेटिव्स हैव फेल्ड, हमें अपनी फोर्स का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब हमारे सारे ऑल्टरनेट क्या हो जाए, फेल हो जाए। हम जैसे किसी कंट्री से लड़ रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं यार कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, नहीं समझ आ रही है, अब सॉरी, हमारे सारे ऑल्टरनेटिव फेल हो गए हैं, तब हमें अपनी फोर्स को क्या करना चाहिए, उतारना चाहिए। द कंट्रीज शुड टेक स्टेप्स ऑफ डिसआर्ममेंट, निशस्त्रीकरण, जैसा मैंने बताया कम से कम हथियारों का यूज करना, और उन हथियारों का तब बिल्कुल यूज नहीं करना जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब्स हो गए, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गए, साथ साथ BWC और CW केमिकल वेपन्स हो गए, या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स हो गए। केमिकल वेपन्स में एकदम नहीं मरते, अगर वो केमिकल वेपन गिरा वो ऐसी बीमारी फैलाएगा उस देश के अंदर कि वो देश के लोग घुट घुट के मरेंगे, ठीक है। तो डिसआर्ममेंट कंट्रोल एंड द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल 155 स्टेट्स एक्सेप्टेड द 1972 बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये मैंने आपको बताया, और 181 कंट्रीज ने 1992 में केमिकल वाले कन्वेंशन पे साइन किए थे, ठीक है भाई। देखो जो मैं पहले बता रहा हूँ वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है भाई, समझ आया ये आपको? आप इसको ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपका प्री बोर्ड दूर नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जो है फिर से इमरजेंसी का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में आता है, और जैसा मैंने आपको बताया इमरजेंसी की वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप ग्रुप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट राइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नेशनल इमरजेंसी 1975, जब 1975 की इमरजेंसी लगी थी आर्टिकल 352 से, आर्टिकल 352 से, तो उसके क्या क्या परिणाम रहे थे, क्या क्या परिणाम, देखो भाई ऐसे लिख के आओगे ना, टीचर आपको डेफिनेटली नंबर देगा, टीचर आपको नंबर देगा और खुश होकर नंबर देगा कि बच्चे ने लिखा है। पॉइंट वाइज हेडिंग जरूर डालो, हेडिंग डालते ही आपके काफी सारे काम क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। लाइक पहला क्या हुआ था, प्रेस सेंसरशिप, सरकार ने क्या कर दिया, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी, कुछ भी छापने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू द प्रेस, न्यूज़पेपर वर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन परमिशन, न्यूज़पेपर वालों को परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा क्या हुआ, बैन ऑफ द ग्रुप्स, RSS और जमात इस्लामी बैन लगा दिया गया। तीसरा क्या हुआ था, वायलेशन ऑफ राइट्स, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, मैंने आपको 2 नंबर में ही पढ़ाया था। तीसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन, कई सारे अपोजिशन लीडर्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नजरबंदी के तहत अरेस्ट किया गया। ये कंडीशन क्या होती है ना, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब किसी ने क्राइम नहीं किया लेकिन उसके ऊपर शक है कि भाई ये क्राइम कर सकता है, तो उस केस में उसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जाता है। द गवर्नमेंट यूज्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सटेंसिवली अंडर दिस प्रोविजन, पीपल आर अरेस्टेड ऑन द सस्पिशियन दैट दे मे कमिट अ क्राइम, कैसे कि उन्होंने कोई क्राइम किया नहीं है बट वो क्राइम कर सकते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट मेड र्यूमर्स अरेस्ट यूजिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है, और सरकार ने क्या किया, इसका यूज किया और ये सारे परिणाम हमारे रहे। प्रेस सेंसरशिप लगाया कि कोई भी न्यूज़पेपर मैगजीन सरकार से पूछे बिना कुछ नहीं छापेगी, ग्रुप से बैन लगा दिया RSS वगैरह पे, लोगों के अधिकार छीन लिए और प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया, ठीक है। ये 4 हुए थे परिणाम हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पड़ोसी देश का क्वेश्चन आ गया, चाइना का, इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, भाई चाइना इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, चाइना में क्या है ऐसा तो चाइना इतना आगे बढ़ रहा है? हाँ हमसे तो भाई 50-60 साल आगे ही होगा। क्यों? क्योंकि वो धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं कर रहा, जाति के नाम पे लड़ाई नहीं कर रहा, वो खाली इलेक्शन नहीं लड़ रहा, वो बहुत कुछ कर रहा है। लाइक द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, क्या चाइनीज इकोनॉमी के वो थे, देखो भाई उसने क्या किया ना, मेजर पॉलिसीज बनाई 1970s के टाइम। उसकी सबसे बड़ी पॉलिसी क्या थी भाई, 1978 में चाइना ने ना ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी।
अब तक चाइना क्या था, दुनिया से कटा हुआ था। अब उसने धीरे धीरे करके अपना देश खोलना स्टार्ट किया ताकि बाहर के लोग उसमें इन्वेस्ट कर सके। एमसीक्यू पूछता है कि ओपन डोर पॉलिसी किस कंट्री ने अपनाई थी? चाइना ने 1978 में। खुले द्वार की नीति बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। खुले द्वार की नीति अपनाई थी 1978 में। उसने अपने देश के गेट धीरे धीरे खोले और उसने अपने देश के अंदर ना एक पॉइंट बनाया SEZ, इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और चाइना ने तरक्की करना स्टार्ट करा। ठीक है, चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। जैसा मैंने बताया, उसने अपना इकोनॉमिक आइसोलेशन खत्म किया था। उसने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कई सारे संबंध स्टार्ट किए थे 1972 के अंदर, ठीक है ना, फॉर मॉडर्नाइजेशन। और इन 1973 प्रेमियर जाओ एन लाई प्रपोज, प्रेमियर नहीं है, प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट जाओ एन लाई प्रपोज्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ के प्रेसिडेंट ने स्टार्ट किया, जाओ एन लाई ने, कि ना हम ना बहुत सारे चेंजेस करेंगे, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, आधुनिक बनेंगे, एग्रीकल्चर को प्राइवेट करेंगे, इंडस्ट्री साइंस इन सब के अंदर हम काम करेंगे। उन्होंने सब कुछ एकदम प्राइवेट नहीं करा। जैसे मैंने शॉक थेरेपी बताया था ना कि एकदम से प्राइवेट की तरफ बढ़े थे, ये धीरे धीरे बढ़े, तभी चाइना आज चाइना है, इतना आगे निकला हुआ है। ओपन डोर पॉलिसी मैंने बताया, बाय 1978 डेंग जिंगपिंग अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन दी चाइना टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बाहर का पैसा आएगा, हम इन्वेस्ट करेंगे और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने एकदम से प्राइवेट चीज़ों को नहीं करा। उन्होंने 82 के अंदर एग्रीकल्चर को, फिर एक एक करके 98 में उसने इंडस्ट्रीज को प्राइवेट किया, एक एक करके वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा, इसलिए चाइना इतना आगे निकल पाया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का आखिरी क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 4 नंबर में और क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, मैं भी थोड़ा सा ओरली बता दूंगा आपको कौन कौन से होंगे, अगर पूछ सकते हैं तो। बाकी जो मैंने मेन हो सकते थे सभी इसमें ऐड कर दिए। अब हमारा आएगा भाई सेक्शन डी। देखो भाई सेक्शन डी में पहला ही क्वेश्चन ना कार्टून का होता है, और मैंने कार्टून बेस्ड क्वेश्चन को ना ऐड नहीं करा है, बट ना मैं आपको ना इसके लिए ना बहुत सारे कार्टून प्रोवाइड करा सकता हूँ PDF थ्रू में। मैंने PDF बना ली है कार्टून्स की, वो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया। जिसको भी PDF चाहिए होगी वो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आगे बता दूंगा आपको कांटेक्ट मेरे से कैसे करना है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप मेरे से कार्टून की PDF ले सकें। ठीक है, क्योंकि 24वां क्वेश्चन जो होगा हमारा एग्जाम की तरह वो कार्टून का ही होगा। अब आ गया भाई हमारा मैप, अब हम करेंगे मज़े से काम। ठीक है, देखो भाई मैप हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, एक टेबल बनी होगी जहाँ पे हमारे को सीरियल नंबर दिए होंगे, ABCD हमारे को यहाँ दिया हुआ है, और हमारे को स्टेट के नेम लिखने होंगे। ये रहा हमारा मैप। अब ये मैप है क्या, इसको देखते हैं। देखो भाई ये क्या क्या पूछ रहा है हमारे से, मैं ना एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता चलूँगा कौन कौन सा एक्स्ट्रा आ सकता है। इसने पहला क्वेश्चन पूछा, द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर हु साइंड द ताशगंद एग्रीमेंट। अब पहली बात, ताशगंद एग्रीमेंट साइन किसने किया था? देखो भाई ताशगंद एग्रीमेंट जो था ना 1966 में किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था इसको साइन पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी हो गई थी ताशकंद के अंदर ही 1966 में। तो ये इसका मतलब ये पूछ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से बिलोंग करते थे। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है पहला क्वेश्चन का आंसर है अल्फाबेटिकली डी, यूपी, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे भाई ये। ठीक है, इस तरीके से पेपर में करके आना है। कैसे क्वेश्चन पढ़ा, हमने पहचाना, हमने देखा हाँ भाई लाल बहादुर शास्त्री जी कहाँ से बिलोंग करते थे, यूपी से। यूपी क्या है, डी, तो मेरा डी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेट का नाम आएगा। ठीक है भाई, दूसरा जरूरी नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री पूछेगा, किसी और लीडर के बारे में पूछ सकता है, तो आप एक बार लीडर्स को क्या कर लेना, NCERT से रिवाइज कर लेना, ताकि आपको पता हो कौन सा लीडर कहाँ से बिलोंग करता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा और भी कुछ आपको इसके अंदर बता सकूँ। ठीक है, द स्टेट रिलेटेड टू दी सी नटराजन अन्नादुरई। अन्नादुरई कहाँ से बिलोंग करते थे? ठीक है, देखो भाई यहाँ पे ना सारे लगभग ना वही दे रखा है हमने, ये क्या कहते हैं इसको, कैसे बताऊँ इनको, कि स्टेट वाले दे रखे हैं। अन्नादुरई कहाँ से थे, कर्पूरी ठाकुर कहाँ से थे। देखो भाई पड़ोस क्या है, बिहार का, ए, इसका मतलब C का A होगा। कभी कभी अगर हमारे को, मैंने आपको क्यों स्किप करा हो देखना, अभी A, ये बिहार से थे। आप अगर 2-3 भी पहचान लेते हो, अगला पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। वीवी गिरी बिलोंग टू विच ऑफ दिस स्टेट। वीवी गिरी कहाँ से बिलोंग करते थे भाई, वीवी गिरी बिलोंग करते थे C, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। लास्ट बचा आंध्र प्रदेश हमारा, तो वो किसके लिए था, नटराजन अन्नादुरई।
ठीक है, ये हमारा क्या था, हमारा बी, ठीक है, ये बी है अपना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। देखो भाई, अब तमिलनाडु को एक और पूछ सकता है, ये तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो एंटी हिंदी स्टेट है, एंटी हिंदी स्टेट, एंटी हिंदी स्टेट है, तो इसका भी आप क्या करना है, एक बार ध्यान देना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, सॉरी, इसको सही कर लेते हैं हम एक बार, इसको सॉरी कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी ऊपर वाले में। कैसे, ये जो है ना हमारे, ये तमिलनाडु से है हमारे, और ये जो हमारे ना वीवीगिरी, ये हमारे आंध्र प्रदेश से, ठीक है, सॉरी थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई नाम के चक्कर में, ठीक है। मैंने क्या बताया, एंटी हिंदी स्टेट हो जाएगा अपना कौन सा, तमिलनाडु, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है इसके अंदर कि बताओ हाल ही में कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी है। देखो 2009 में जम्मू एंड कश्मीर क्या है ना, यूनियन टेरिटरी बनी है, इसका क्वेश्चन भी पूछ लेता है यहाँ से, ठीक है। और ये पूछ लेता है कि पहला लैंग्वेज बेस्ड स्टेट कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट, ठीक है ना। वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या कहते हैं कि हमारा पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट किस स्टेट में बनी थी, तो उसका आंसर केरल है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कहाँ बनी थी, केरल में बनी थी, तो ये केरल हो गया इसका, ठीक है ना। एक नाम दे देता है, मोस्टली बहुत नाम देता है, मैंने बहुत बार एग्जाम के अंदर देखा है, वो नाम की उसको पहचानो, ठीक है ना। अमृता कौर कहाँ से थी, वो पंजाब से बिलोंग करती थी, अमृता कौर, तो ये पंजाब हो सकता है। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को पूछ सकता है और डाल सकता है आपके सामने कि ये सब करो। ये चार मैंने इसलिए डाले, मुझे लगा ठीक है, थोड़े अच्छे लग रहे थे देखने में, अच्छे मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, तो मैंने इसको ऐड किया था। क्या क्या बताया मैंने इसके अंदर, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है ना। रिलेटेड टू दी सी नटराजन अन्नादुराई कहाँ से थे, तमिलनाडु से थे, ठीक है। द स्टेट रिलेटेड टू दी कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर कहाँ से थे, बिहार से थे हमारे, ठीक है ना। और वीवी गिरी कहाँ से थे, ये हमारे आंध्र प्रदेश से थे। वीवी गिरी, एक पॉइंट याद रखना, 1969 में ना प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, और पहले इंडिया के प्रेसिडेंट थे जो इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जो वीवी गिरी थे। समझ आया मैप आपको, मैप को नंबर कमाना मैप के अंदर बहुत आसान है, बहुत इजीली आप मैप के अंदर मार्क्स को गेन कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ये मैप डाला है। और मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बताए भी, जैसा कि मैंने आपको एंटी हिंदी बताया, पहला भाषा के आधार पर राज्य बताया, ठीक है ना। मैंने बताया हाल ही में 2019 के अंदर कौन सा यूनियन टेरिटरी बनी है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी बनी है, ऐसे तो ऐसी बात नहीं लद्दाख नहीं बनी है ना, लद्दाख बनी है। पंजाब वाला बताया मैंने, पंजाब से एक और पूछता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंजाब में एक और पूछता है ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ हुआ था ये बताओ, तो ये पंजाब में हुआ था, ठीक है ना। ये सब हो गया हमारा, ठीक है। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केरला में बनी थी, एंटी हिंदी स्टेट, तो ये सब हमारे हैं, ठीक है। ये तो हमारे कौन कौन से पॉइंट हो गए। बिहार गुजरात आंदोलन पूछ लेगा, जेपी नारायण किस आंदोलन के अंदर थे, तो बिहार में थे, ठीक है ना। गुजरात के आंदोलन के बारे में पूछ लेगा, तो ये सारा हमारा मैप इस तरीके से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा। अब हम आए हैं अगला पॉइंट अपना, देखो भाई, अब हम आए हैं सेक्शन ई पर। सेक्शन ई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा, कैसे, क्योंकि इसमें 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। अब लिखने का काम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, और हम 6 नंबर के 4 क्वेश्चन्स को डिस्कस करेंगे, गारंटी मेरी है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा प्री बोर्ड के अंदर। इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली फंसेंगे आपके, और देखना कैसे। पहला है नेम द पिलर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान कम्युनिटी। आसियान कम्युनिटी के स्तंभ पिलर कौन कौन से है वो बताओ। देखो भाई 3 पिलर होते हैं हमारे इसके, एक तो होता है द पिलर्स ऑफ द आसियान कम्युनिटी आर दी आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, द इकोनॉमिक आसियान कम्युनिटी एंड द आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। ये 3 है भाई, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वो आता है ना आसियान वे, किसे कहते हैं, आसियान वे भी इंपॉर्टेंट है, आप साइड में उसको पढ़ लेना। आसियान वे, आसियान शैली बोलते हैं इसको हिंदी में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आसियान विजन, आसियान विजन 2020, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इकट्ठा होकर भी आ सकता है। मैंने 3 बताए, एक तो हमारे सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, अगला कल्चर कम्युनिटी, ये 3 है आसियान के अंदर, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आसियान कम्युनिटी एज गिवन बिलो, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट द सोशल प्रोग्रेस एंड द कल्चर डेवलपमेंट। पहला काम क्या है भाई इसका, कि इकोनॉमी को ग्रोथ देना,
ठीक है ना, कल्चरल, प्रमोट रीजनल पीस, अपने देश के अंदर जहाँ पे आसियान है वहाँ पे शांति बना के रखना, ठीक है भाई, 10 देश होते हैं आसियान में, एंड द स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैरेक्टर। लेटर ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव्स वर द broadened and the thus 2003 3 pillars are in the ASEAN security और सोशल कल्चर, इन सबको मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया है, सोशल कल्चर आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी को लागू किया गया था। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है हमारा ये, इसको आप जरूर करना। ठीक है, काम क्या है, आसियान का मेजरली काम है किसी भी मुद्दे को युद्ध की स्थिति में ना जाने देना, शांति से पीसफुली क्या करना, किसी भी बात को कर लेना। लाइक अगर हमारा किसी से वॉर होने की कंडीशन तो हम उससे बात कर ले, पीसफुली हम उससे बात करके उस टॉपिक को वहीं खत्म कर दें, तो उसे हम बोलते हैं आसियान वे। 3 पिलर कौन कौन से बताए मैंने इसके, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशल कल्चर कम्युनिटी। ये क्वेश्चन हो गया। और में आएगा इसके अंदर क्वेश्चन 6 मार्क्स से में ना, और में भी क्वेश्चन आता है। अगला क्या है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हाउ वुड यू सपोर्ट इंडियाज कैंडिडेचर फॉर द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जस्टिफाई योर प्रपोजल। भाई इंपॉर्टेंट है ये। हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, यूएनओ की, यूएन की बात करते हैं। यूएन की स्थापना जो होती है ना, हमारी फॉर्मेशन, वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना के बाद दुनिया भर में ये बोला गया कि यूएन जो है ना, यूएन हमने बना दिया है, अब हम ना वॉर को रोकने का काम करेंगे, दुनिया भर में वॉर नहीं होगा, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, दोबारा ऐसा वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। तो यूएन की जब स्थापना की गई ना, इसके अंदर कई सारे मेंबर्स आए। इसके अंदर प्रेजेंट में ना 193 कंट्रीज है, प्रेजेंट में 193 कंट्रीज है इसके अंदर। लेकिन ना इसका एक ग्रुप है सिक्योरिटी काउंसिल, इसका एक साथी है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर टोटल 15 मेंबर है। 15 में से हमारे 5 क्या है, परमानेंट है, 5 हमारे परमानेंट मेंबर है इसके अंदर, और 10 हमारे क्या है इसके अंदर, टेम्परेरी। अब इसके 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से, ये बात ध्यान रखना। इसके 5 परमानेंट मेंबर है हमारे यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 हमारे परमानेंट मेंबर हैं। जब से यूएन बना है तब से ये 5 ही परमानेंट मेंबर हैं, इनको बढ़ाया नहीं गया। और हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अपना सपोर्ट दीजिए, मतलब सपोर्ट इन द सेंस अपने वर्ड्स में बताइए, क्या इंडिया यूएन का परमानेंट मेंबर बन सकता है या नहीं। देखो, परमानेंट मेंबर बनने के लिए ना एक बड़ी पॉपुलेशन होनी चाहिए, इंडिया के पास है, एक बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, ये भी हमारे लिए एक क्या है, बेनिफिशियल पॉइंट है। ठीक है, साथ साथ यूएन के अंदर बजट दे, मतलब सर अपना पैसा कुछ यूएन में प्रोवाइड कराए, वो भी इंडिया है। इंडिया भले ही यूएन के अंदर कम पैसा भिजवाता है, लेकिन उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो टाइम पे जाती है, ये भी एक कारण है। तो इंडिया कहीं ना कहीं परमानेंट मेंबर बन सकता है, लेकिन कैसे, क्या यूएन ये काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, 5 परमानेंट बताए। टेम्परेरी की बात करें ना, ये हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं, हर 2 साल में टेम्परेरी मेंबर चेंज होते रहते हैं। और इंडिया 8 बार इंडिया 8 टाइम्स जो है यूएन का टेम्परेरी मेंबर रह चुका है। ठीक है, देखो हम यहाँ पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखो, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, कंपेरिजिंग ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पे लगभग 20% दुनिया के लोग रहते हैं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा देश है जो पॉपुलेटेड है। खैर पहला हो गया होगा अब तो, हम तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इंडिया इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, भाई लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे, बहुत सही। इंडिया हैज़ द पार्टिसिपेटेड इन द वर्चुअली ऑल द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूएन, यूएन के जितने ही प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करता है। इट्स रोल इन द यूएन इज द पीस कीपिंग एफर्ट्स इन सिग्निफिकेंट, शांति बनाने के अंदर इंडिया हमेशा अपना रोल प्ले करता है। तो इंडिया के पास भाई कोई सारे पॉइंट है कि इंडिया क्या है, यूएन का मेंबर बन सकता है। ठीक है ना, इंडिया क्या है, यूएन का मेंबर बन सकता है। और अगला क्या है यहाँ पे, अगला 5वां पॉइंट देखो, इंडिया इज द एमर्जिंग एज द ग्रेट इकोनॉमिक पावर। मैंने क्या बताया, इंडिया 5वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है इकोनॉमी के मामले में, पावर इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स पॉलिसीज ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। इंडिया हैज मेड द रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इन द यूएन। मैंने ये बताया कि इंडिया भले ही पैसा कम देता है, जितना पैसा यूएन के पास आता है ना, उसमें से 0.8% इंडिया देता है अपना, 0.8% इंडिया देता है।
एंड हैज नेवर फेल्टर्ड ऑन इट्स पेमेंट्स, कभी भी अपनी पेमेंट डिले नहीं करता। एज परमानेंट मेंबरशिप सिग्निफाइज अ कंट्रीज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड अफेयर्स। इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप विल बी द हेल्पफुल इन द कंडक्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। इट विल मेक इंडिया मोर इन्फ्लुएंशियल इन द वर्ल्ड पॉलिसी। अगर इंडिया इसका मेंबर बनता है तो हमारे लिए भी क्या होगा, अच्छा होगा, और दुनिया के लिए भी क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन ये बनना यार पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? इतना आसान नहीं है कि परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। कैसे? क्योंकि देखो 1945 में बना, अब 2025 क्या हो रहा है, चल रहा है। जब इतने साल में नहीं चेंज हुआ तो अब क्या ही चेंज करेंगे वो। क्योंकि ना जो मैंने आपको परमानेंट मेंबर बताए 5, उन परमानेंट में ना भाई देखो, चाइना एक ऐसा देश है जो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को मेंबर बनने से रोक लेता है। और पाकिस्तान भी कभी कभी क्या करता है ना, हमारे को रोकता है परमानेंट मेंबर बनने से। अब ये वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर एक भाई सुपर पावर की तरह होती है, किसी के भी फैसले को रद्द कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे पीछे जो मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया परमानेंट मेंबर यूएन का बन सकता है या नहीं, और मेरे अकॉर्डिंग क्या है, नहीं बन सकता। जनरली भाई देखो डायरेक्टली बताओ तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यूएन चाहता ही नहीं रिफॉर्म्स हो उसके अंदर। ठीक है, जब रिफॉर्म्स ही नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा भाई। 27 क्वेश्चन पे आ गए हम। डिस्क्राइब द वेरिएंट्स, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द वेरियस डिक्लेरेशन एंड द कन्वेंशन रिलेटिंग टू द कॉमन बट द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग ये कह रहा है कि सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन साझी जिम्मेदारी है हमारी। हमें बताना है कि सबकी अलग अलग डिक्लेरेशन है, सबके अलग अलग रोल है हमारे, और जिम्मेदारी क्या है, सबकी अलग अलग है। अगर मैं बात करूं कि कौन सा देश कितना कार्बन का इमिशन करता है, कितना CO2 छोड़ता है, तो उसमें वो कंट्री सबसे पहले आएंगी जिसमें इंडस्ट्रीज होगी। वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका जैसी कंट्रीज क्या होंगी, ऊपर आएंगी। जो अभी डेवलप कर रही है कंट्री, डेवलपिंग है अभी, उनसे शायद इतना शायद इमिशन ना होता हो। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या कोई एक कंट्री ग्लोबल वार्मिंग को खत्म कर सकती है? पॉसिबल है ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना? एक सिंगल कंट्री ग्लोबल वार्मिंग को खत्म कर दे? इम्पॉसिबल है। इसका मतलब दुनिया भर के सभी देशों को ग्लोबल वार्मिंग खत्म करने में अपना योगदान देना पड़ेगा। अगर कोई बीमारी आती है, बीमारी इन द सेंस 2020 में कोविड-19 आया था, है ना, कोरोना वायरस आया था, क्या उसको एक देश ने मिलकर खत्म कर लिया? नहीं ना, दुनिया भर के अलग अलग देशों ने मिलकर साथ दिया, वैक्सीन बनाई और उस पर काम किया, तब कोई जाके दुनिया से उसको खत्म कर पाए। यही रीजन है कि एक देश अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं किसी भी चीज को हमें अचीव करने के लिए। और इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अलग अलग जिम्मेदारियां लोगों की साझी संपत्ति, हमारी दुनिया है वो सबकी एक है, सबके लिए एक है, लेकिन उसको ठीक रखना, उसके अंदर से प्रॉब्लम्स को निपटाना, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां बनती है। कैसे? लाइक रियो डी डिक्लेरेशन, देखो इट स्टेट दैट द स्टेट शैल कोऑपरेट इन द स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप। दुनिया भर के लोग मिलकर काम करें। ये 1992 में किया गया था रियो डी जेनेरियो में। टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द हेल्थ ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम, ताकि हम अपनी अर्थ की हेल्थ को रिस्टोर कर सके, उसे बचा सके और काम कर सके। इट स्टेट दैट इन व्यू ऑफ द डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस। ठीक है, स्टेट्स हैव कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए सबकी कॉमन है, जिंदगी धरती सबकी कॉमन है, लेकिन उसको ठीक करने में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अलग अलग है। द डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन परस्यूट टू सस्टेनेबल डेवलप। अब अच्छा, अमेरिका ने डेवलपमेंट कर लिया है, अगर अमेरिका अपने कार्बन इमिशन को कम कर दे, ये कहकर कि भाई हमने डेवलप कर लिया है, अब हम क्या करेंगे ना, कम करेंगे, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपना कार्बन इमिशन क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। इससे क्या होगा ना, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। अमेरिका ने कम किया, लेकिन एक जगह पे क्या कर लिया, बढ़ा लिया। इसका मतलब एक जगह तो कम हुआ है, लेकिन अमेरिका लगातार बढ़ाता रहे, या कोई भी डेवलप कंट्री लगातार उसको बढ़ाती रहे, और डेवलपिंग कंट्रीज भी उसको बढ़ाती रहे, तो इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और अमेरिका ये काम कभी नहीं करता। अमेरिका खाली बिजनेसमैन है, एक बिजनेस कंट्री है वो। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क द कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पे भी काम हुआ था भाई। इट प्रोवाइड दैट द पार्टी शुड एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वालिटी एंड इन अकॉर्डेंस विद देयर कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक देश क्या करे, इसके लिए काम करे। द क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था भाई 1919, कब हुआ था, 1997 है, पीछे आपको बता के आया हूँ मैं, 1997 वाला क्योटो प्रोटोकॉल आपको बता के आया हूँ मैं। एज पर द कैपिटा मेंशन एज द डेवलपिंग कंट्रीज इज लो, चाइना एंड इंडिया वर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द कटिंग द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, बढ़ाए, और डेवलप्ड कंट्रीज थोड़ा कट करे ग्रीन हाउस गैसेज को,
तो हम बैलेंस को पा सकते हैं और दुनिया डेवलप भी हो जाएगी और एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। खैर काय का एनवायरनमेंट, दिल्ली में अगर आप रहते हो ना तो आपको पता होगा इस समय पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि एक बंदा एक दिन में 24 सिगरेट कंज्यूम कर रहा है। बताओ, मैं तो सिगरेट पीता भी नहीं हूँ, फिर भी 24 सिगरेट पी रहा हूँ मैं एनवायरनमेंट के अंदर, दिन के अंदर एक दिन में 24 सिगरेट। पता है ऐसा बन गया है दिल्ली गैस चैम्बर। गैस चैम्बर, अगर आज के टाइम में हिटलर जिंदा होता ना, वो भी सोचता है इतना खतरनाक चैम्बर तो मैंने भी नहीं बनाया था, जितना खतरनाक चैम्बर इन लोगों ने बना दिया कि दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। खैर छोड़ो, छोड़ो क्या, ध्यान दो, सरकार से क्वेश्चन करो। अगला, डिस्क्राइब द क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट हैज बीन द जनरेटेड ऑल ओवर द ग्लोब। ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आ चुका है भाई, एक क्वेश्चन पक्का ग्लोबलाइजेशन का फंसेगा, किसी भी तरीके से वो फंसे। इसने बोला है कि डिस्क्राइब द क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, दैट हैज बीन जनरेटेड ऑल ओवर द ग्लोब, दुनिया भर में। कैसे कि देखो, द आर्ग्यूमेंट दैट हैव बीन मेड अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन आर गिवन बिलो। कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर दिए गए हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन को लोग गलत मानते हैं। कैसे? द लेफ्टिस्ट आर्ग्यूड दैट contemporary globalization represents a particular phase of globalized capitalism that makes rich richer and the poor poor। लोगों की थॉट ये है कि ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। खैर ये बात सच है, थोड़ी कहीं ना कहीं ये बात सच है। ग्लोबलाइजेशन का फायदा उन्हीं कंपनीज को होता है जो वर्ल्ड वाइड होती है ना, या सरकार को उनका सपोर्ट मिलता है, दुनिया भर की सरकारों का। ग्लोबलाइजेशन हैज वीकेंड द स्टेट विच नाउ कैन नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। ये ना लोगों को वीक कर रही है, किस तरीके से, पुअर के इंटरेस्ट पे, गरीब लोगों के इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देती। इट इज अगेंस्ट सेल्फ रिलायंस एंड दी प्रोटेक्शनिज्म। ये प्रोटेक्शन नहीं करती भाई, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर की बात नहीं करती। ग्लोबलाइजेशन विल हार्म ट्रेडिशनल कल्चर, जैसे कि मैकडोनल्डाइजेशन। इंडिया में हम बात करें, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हैं, ये चीज़ ना बहुत मैटर करती है। जिस देश का युवा एक लिंक के पीछे पागल हो जाए, उस देश का युवा क्या ही करेगा, उसको क्या पता कि उसका कल्चर क्या है, उसकी रियलिटी कल्चर क्या है। जिस देश का युवा को एक लिंक ने भटका दिया, एक लिंक ने भटका दिया, क्या वो अपने राइट्स की बात करेगा? उसको पॉल्यूशन से फर्क पड़ेगा? उसको ट्रेडिशनल कल्चर से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। बताओ, एक देश का युवा है, उसको बड़े बड़े मुद्दे की नहीं पड़ी, उसको ये पड़ी है कि लिंक कहाँ मिलेगा। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। उस लिंक को ले लो और अपनी ज़िंदगी को कर लो बर्बाद। छोड़ो, ग्लोबलाइज आपको पढ़ना है खाली, आपको लिंक पे ध्यान नहीं देना। ग्लोबलाइजेशन विल हार्म ट्रेडिशनल कल्चर, हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को हार्म कर रहा है। जैसे कि हम बात, मैं आपको इंस्टाग्राम की बता रहा था, हम क्या देखते हैं उस पर क्या नहीं देखते, आजकल का बच्चा उस पर क्या देख रहा है, किसी को क्या पता। पीपल विल लूज देयर एज ओल्ड वैल्यूज एंड बेस। लोग अपनी वैल्यूज भूलते जा रहे हैं, लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं कि हमारा कल्चर क्या है। हम इंडिया में रहते हैं भाई, हमारा कल्चर बहुत सुंदर है, हम इस तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं ना कि दुनिया के लोग फॉलो नहीं कर पाते। बट वही है ना कि इस कल्चर को सही से लोगों तक पहुंचाया नहीं गया है। हम मॉडर्न बनने के चक्कर में ना अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। सम क्रिटिक्स थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन इज द अनदर फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म। एक तरीके से कुछ लोग तो ये बोल देते हैं ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से हमारे को फिर से कैद कर रहा है, इम्पीरियलिज्म कर रहा है। खैर ये चीज़ ऐसा नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी का हम सही से यूज़ करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब खाली यही नहीं है कि उसका गलत यूज़ है, टेक्नोलॉजी का मतलब ये भी है कि हम उसका यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के टाइम में बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। द इकोनॉमिक in 1919 at WTO ministerial meeting there were protests and settled allying in unfair trade practices by the economically powerful states। कुछ देखो, कुछ कंट्रीज ऐसी जो दुनिया भर में मोस्ट पावरफुल है, उनका दबदबा चलता है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो या कहीं पे भी हो, उनका दबदबा चलता है। द वर्ल्ड सोशल फोरम इज ऑल्सो अपोज टू द न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। कई सारी वर्ल्ड सोशल फोरम भी क्या करते हैं, इसको अपोज करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये नेगेटिव, एक तरीके से ऐसे लगता है कि राइट द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के नकारात्मक परिणाम लिखिए, क्या हो सकते हैं। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला भाई देखो, एक और क्वेश्चन आ गया। बोलोगे बार बार तो इंपॉर्टेंट बता रहे हो, बार बार तो इंपॉर्टेंट लिख देते हो। अरे इंपॉर्टेंट लिख इसलिए क्योंकि मैंने डाले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। आपको पता लगेगा एग्जाम देने जाओगे ना, अगर आपने मेरी वीडियो देख ली और आपको अच्छी लगी, अभी अच्छी ना लगे भले ही, अभी सोचोगे भाई ऐसे ही बोल रहा है, पेपर में नहीं आएगा। लेकिन अगर पेपर में फंस गए क्वेश्चन, वीडियो पे आके कमेंट कर देना कि हाँ सर ये क्वेश्चन इसके अंदर एग्जाम में यहाँ से आया था, तभी मैं बोर्ड के लिए भी एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा। फिर तो मैं ऐसे क्वेश्चन बनाऊँगा बोर्ड के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन
कि बहुत अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा बोर्ड का। ये तो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड में ट्रायल ले लो और बोर्ड में आप एक तरीके से टॉप करके आ लो। देखो, व्हाई वाज द इलेक्शन ऑफ द 1967 नोन एज द पॉलिटिकल अर्थक्वेक। 1977 के भारत के इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक, राजनीतिक भूकंप क्यों कहा जाता है, ये बताइए। देखो 1967 के जो इलेक्शन थे ना, वो इंडिया में एक ऐसे इलेक्शन थे, अभी तक ना डोमिनेंस चल रहा था। डोमिनेंस कैसा, 1947 से लेके 67 तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा था भाई, जीते ही जा रहे थे, जीते ही जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहां से लेके हमारे पहले इलेक्शन 1951-52 में हुए थे ना, तब से लेके 19 से 62 तक के इलेक्शन, 62 तक के इलेक्शन जो थे ना, कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। क्यों जीत रही थी? क्योंकि नेहरू थे उस समय, नेहरू थे उस समय, और नेहरू के बिना चुनाव पहली बार कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी 1967 में। इंदिरा गांधी नई नई थी, तो उनके लिए भी एक चैलेंज था। अब इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों बोला गया, एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि किस इलेक्शन को हम भारत के पॉलिटिकल अर्थक्वेक, राजनीतिक भूकंप के नाम से जानते हैं। 1967 के इलेक्शन, देखो क्या था इसमें, द फोर्थ जनरल इलेक्शन, और 1967 के इलेक्शन हमारे क्या थे, चौथे जनरल इलेक्शन थे हमारे, आम चुनाव। इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक बिकॉज दे बॉट सडन एंड दी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन द इंडियन पॉलिटिक्स। कई सारे चेंजेस आए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ना टूट गई थी। कांग्रेस पार्टी लगभग 8 से 9 राज्यों में चुनाव हार गई थी, जो कभी नहीं हारती थी, वो 8 से 9 राज्यों में चुनाव हार गई थी। और साथ साथ सेंटर के अंदर भी, सेंटर केंद्र सरकार के अंदर भी उसकी सीटें क्या हो गई थी, लगातार कम हो रही थी। और 67 के इलेक्शन में वो ज्यादा कम हो गई थी। कांग्रेस लॉस्ट द पावर इन द मैनी स्टेट। कांग्रेस हैड रूल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग सिंस द 1947, बट द 1967 इट लॉस्ट द इलेक्शन 8 मेजर स्टेट। 8 मेजर स्टेट्स के अंदर कांग्रेस चुनाव हार गई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान भी था, जिसके अंदर कोalition करके सरकार बनाई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, नई नई भाई पॉलिटिकल पार्टीज आ रही थी, अपोजिशन, नई नई पॉलिटिकल पार्टीज आ रही थी, अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग हो रही थी। कैसे? अपोजिशन पार्टीज बिकेम द स्ट्रॉन्गर एंड द फॉर्म द कोalition गवर्नमेंट्स कॉल्ड दी संयुक्त विधायक दल, एसवीडी। इन्होंने संयुक्त विधायक दल बनाया था अपोजिशन पार्टी ने। दिस शोज दैट द कांग्रेस वाज नो लॉन्गर द ओनली पावर पार्टी। अब कांग्रेस अकेली एक पार्टी नहीं रह गई थी जो देश में चला सकती थी। इस इलेक्शन से लोगों को समझ आया, अपोजिशन पार्टीज को समझ आया कि भाई कांग्रेस को हराया जा सकता है, कांग्रेस को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 1967 के इलेक्शन में ये चीज सामने निकलकर आई थी कि कांग्रेस हार सकती है। किस तरीके से, देखो कैसे, स्प्लिट इनसाइड द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी खुद टूट रही थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ग्रुप था जिसका नाम था सिंडिकेट। सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के अंदर सीनियर लीडर्स का एक ग्रुप था, जिन्होंने इंदिरा गांधी को पीएम बनने के लिए कहा था। मतलब एक तरीके से वो राजी हो गए थे, ठीक है भाई इंदिरा गांधी पीएम बनेगी। सिंडिकेट ने ये सोच के इंदिरा गांधी को पीएम बनने के लिए बोला कि सिंडिकेट में सीनियर लीडर्स है और इंदिरा गांधी हर एक फैसले के लिए सिंडिकेट के ऊपर क्या रहेगी, डिपेंड रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जैसे ही पीएम बनी ना, उन्होंने सबसे पहले सिंडिकेट को साइड में किया, चलो निकलो यहाँ से। मतलब सीनियर लीडर्स को क्या कर दिया, साइडलाइन कांग्रेस के अंदर कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स थे। Many senior Congress leaders were the unhappy with the party's functioning. There was the groupism and the factionalism that made Congress weak from the inside and the contributed its defeat. कांग्रेस पार्टी क्या होती गई, अंदर ही अंदर कमजोर होती गई। और 1969 में इनकी लड़ाई साफ नजर आई जब इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए। समझ आया भाई? एक और क्वेश्चन हमारा आ चुका है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा। 29 क्वेश्चन नहीं, आखिरी नहीं हुआ है, हाँ आखिरी होगा शायद, आखिरी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बचा है, हाँ एक और क्वेश्चन है भी यार। ठीक है, पहले हम देखते हैं 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इसमें क्या है, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन 1991। मैंने इसके कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ाए थे ना अभी, जब मैं इसको कॉजेज पढ़ने लग गया था। तो अब आएंगे इसे कॉजेज, कि क्या कारण थे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, अगर मैं एग्जामिनर होता ना, एग्जाम बनाने वाला, तो मैं ये क्वेश्चन जरूर देता। देखो पहला क्या था, द कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन 1991 एज द गिवन बिलो। लाइक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, यूएसएसआर ना इकोनॉमिकली कमजोर हो गया था। वहां की जनता को लगता था कि यार हम तो पीछे रह गए, और जो अमेरिका है वहां के लोग क्या होते हैं यार, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, the Soviet economy used much its resources in the maintaining nuclear and the military arsenal। वहां की सरकार ने क्या किया, ज्यादातर अपने पैसे को हथियारों पर खर्च किया, आम जनता को इग्नोर करते चले गए।
द डेवलपमेंट ऑफ हिज सैटेलाइट स्टेट्स एंड द ईस्टर्न यूरोप विद इन द सोवियत सिस्टम द लेड टू ह्यूज एक्सपेंडिचर एंड द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इसकी वजह से इनका खजाना क्या होता जाएगा, खाली होता गया, इकोनॉमिक रूप से कमजोर होते चले गए। नॉलेज अबाउट द एडवांस्ड ऑफ वेस्ट, मैंने बताया आपको अभी कि वहां के लोग जान पा रहे थे कि किस तरीके से हम पीछे होते जा रहे हैं और अमेरिका आगे निकल रहा है। स्टैगनेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिटिकल स्फीयर, जो वहां की पॉलिटिकल स्फीयर था वहां ना ब्यूरोक्रेट्स का, नौकरशाही का दबदबा हो गया था, क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी थी। द कम्युनिस्ट पार्टी हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर द 70 ईयर्स बट वॉज नॉट द अकाउंटेबल, वहां की सरकार अकाउंटेबल नहीं थी टू द पीपल। सरकार को लग गया था चस्का कम्युनिस्ट पार्टी को कि हमारे पास तो पावर है, हमसे कौन ही पूछ रहा है आके। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टू ब्यूरोक्रेटिक एंड द ऑथोरिटेटिव, लाइक पूरी की पूरी नौकरशाही वहां पर हावी हो गई, मीन्स ऑफिसर्स का दबदबा ज्यादा हो गया। देयर वॉज नो प्लेस फॉर डिसेंट, देयर वॉज टू मच करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ द करेक्ट मिस्टेक्स, पार्टी लीडर्स एंजॉय मोर प्रिविलेजेस देन द ऑर्डिनरी सिटीजन। जब एक देश के अंदर पार्टी को देश से ऊपर मान लिया जाए ना, तो उस देश की बर्बादी निश्चित है। कि हम अगर पार्टी के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा देश बर्बादी के रास्ते पर है। पार्टी कभी देश नहीं होती, पार्टी हमारे लिए क्या होती है, एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर होती है, इसको हम चूज करते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक ही पार्टी 70 साल से चली आ रही थी, जिसने अपने आप को पूरे तरीके से यूएसएसआर के अंदर स्ट्रॉन्ग कर लिया था, और वो ऐसे प्रिविलेजेस को यूज कर रहे थे, लाइक एंजॉय कर रहे थे, जो आम लोगों से क्या थे, दूर थे, ठीक है। आर्म्स रेस भी लिख सकते हो इसके अंदर, आर्म्स रेस थी, आर्म्स रेस के चक्कर में ये सब चल रहा था, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 4 चेंजेस इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1989। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। 1989 के बाद कौन कौन से चेंजेस हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में आए। देखो इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। देखो 1984 इसमें इंदिरा गांधी को ना मार दिया गया था, गोली मार दी थी इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो चुनाव हुए थे ना, उससे ना कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने ना 415 सीट जीती थी। राजीव गांधी आए थे, 415 सीट इन्होंने जीती थी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी का पीक था ये, और कोई भी चीज जब अपने पीक पर होती है ना, वहां से उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। और कांग्रेस पार्टी का इसके बाद से ऐसा डाउनफॉल आया कि 1984 के बाद से अब क्या चल रहा है, 2025 कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में आज तक मेजॉरिटी नहीं मिली। 84 में इतनी सीटें मिली, और मैंने क्वेश्चन में क्या डाला है, 89 के बाद क्या चेंज आया। जब 89 के चुनाव हुए ना इंडिया में, 89 के, तो कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल आ गया 197 सीट पर, हार गई। इतनी बड़ी जीत के बाद सीधा हार। और अब तो जो कंडीशन है कांग्रेस की वो आप जानते ही हैं, ये क्या कंडीशन है कांग्रेस की। और आखिरी बार कांग्रेस को 209 सीट्स मिली थी 2009 के इलेक्शन में। उसके बाद से तो उनको 2014 के इलेक्शन के अंदर उनको शायद 44 सीट्स मिली थी, 29 के इलेक्शन में उनको 52 सीट्स मिली थी, और 2024 के इलेक्शन में उनको 99 सीट मिली थी। ये कांग्रेस का इतिहास है ना, जो अब हमारे सामने है। खैर इतनी बुरी पार्टी भी नहीं है प्रेजेंट में या पास्ट में, पता नहीं हालत इतनी बुरी क्यों है इसकी, लेकिन ठीक है। देखो क्या चेंजेस आए थे। पहला चेंज था एंड ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस। जैसा मैंने आपको बताया, कांग्रेस डोमिनेंस समाप्त हो गया, 415 से 197 सीट पे आ गए, कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म, बहुत हो लिया भाई। अब बिफोर 1989 कांग्रेस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल पार्टी। आफ्टर द 89 कांग्रेस लॉस्ट हिज क्लियर मेजॉरिटी, कोलिशन पॉलिटिक्स स्टार्टेड रिप्लेसिंग वन पार्टी डोमिनेंस। यहां से स्टार्ट, कांग्रेस पार्टी को भाई पूरी सीट्स नहीं मिली 272। इसका मतलब यहां से इंडिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में स्टार्ट हुआ कोलिशन गवर्नमेंट का दौर। मीन्स एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर क्या करेगी, सरकार बनाएगी। और 1989 से लेकर 2014 तक यही चला। फिर 2014 में बीजेपी की सरकार को मिली थी पूरी मेजॉरिटी 282 की सीट्स के आसपास। फिर 2019 के अंदर भी बीजेपी को कितने मिले थे, 303 सीट मिली थी। लेकिन 24 के इलेक्शन में फिर से इंडिया के अंदर क्या हुआ है, हमारे बीजेपी को 240 सीटें मिली। इसका मतलब बीजेपी के पास भी इस समय मेजॉरिटी नहीं है। इस समय प्रेजेंट के अंदर फिर से कांग्रेस के कोलिशन की सरकार चल रही है, ठीक है। एक तरीके से कांग्रेस का एंड हो गया। दूसरा बिगिनिंग ऑफ द कोलिशन एरा। कोलिशन एरा आया जो अभी भी चल रहा है हमारे देश में। नो सिंगल पार्टी गॉट मेजॉरिटी, किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, है ना। गवर्नमेंट्स बिगन टू बी फॉर्म विद द अलायंसेस। इस
मतलब लोगों ने, पार्टीज ने क्या किया, मिलके काम करना स्टार्ट किया। जैसे नेशनल फ्रंट पार्टी हो गई, यूनाइटेड फ्रंट हो गई, एनडीए, यूपीए। अभी एनडीए यूपीए क्या होता है? एनडीए हमारे देश में प्रेजेंट में जो सरकार है ना वो एनडीए की है। एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हमारे देश में इस समय एनडीए की सरकार है ना। यूपीए क्या था? 2009 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक इंडिया में यूपीए की सरकार थी, यूनिफाइड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए की मेन पार्टी बीजेपी होती है और यूपीए की मेन पार्टी होती है कांग्रेस। खैर अब तो यूपीए है नहीं, अब तो इंडिया अलायंस करके इन्होंने कुछ बना रखा है, ठीक है ना। अब तो यूपीए है नहीं। फिर दूसरा, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। देखो भाई, जब भी किसी पार्टी की मेजोरिटी जाती है ना तो रीजनल पार्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे? इस समय मैंने क्या बताया, 2024 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 240 सीट है उसके पास, लेकिन मेजोरिटी इनके पास भी नहीं है। इनकी पूरी की पूरी सरकार रीजनल पार्टी के बेस पर टिकी हुई है। वो रीजनल पार्टी है बिहार की जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी। नीतीश कुमार की पार्टी है, आंध्र प्रदेश की टीडीपी की पार्टी है, ठीक है ना। इनसे मिलकर सरकारें चल रही है तो इनकी वैल्यूज बढ़ जाती है। लाइक डीएमके तमिलनाडु के अंदर है, एआईडीएमके भी है, टीडीपी जो मैंने बताया टीडीपी, आंध्र प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, ये सब क्या है, इनकी वैल्यूज बढ़ गई थी। इस समय डीएमके, टीडीपी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना की वैल्यू ज्यादा, बीएसपी की वैल्यू खत्म हो चुकी है इस समय, बीएसपी के पास सीटें ही नहीं है, ठीक है। रीजनल की वैल्यू बढ़ जाती है। मंडल कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मंडल कमीशन वाला ये आप जान लीजिए थोड़ा सा होता क्या है, ठीक है। मंडल कमीशन क्या होता है ना, इसको ना 1978 में लाने की बात करी थी। मतलब एक बिल आया था कि हम मंडल कमीशन लेके आएंगे। मंडल कमीशन का मतलब क्या था? बीपी मंडल ने इसको बनाया था। मीन्स हम अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ओबीसीज को क्या करेंगे ना, रिजर्वेशन देंगे, वो भी 27%। जितनी भी सरकारी नौकरी होंगी उनके अंदर ओबीसीज को 27% क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। इन 1919 रिजर्वेशन इसको फिर लागू भी कर दिया गया 1990 के अंदर, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ, बैकवर्ड क्लासेस का काम करने लगे। आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इनके लिए क्या हो गया, काम आसान हो गया और वोट बढ़ गया। 1989 के बाद ना, एक तो ये मंडल कमीशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो वोट बैंक कांग्रेस का था, वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ से शिफ्ट होकर ना उन पार्टीज की तरफ चला गया जो ओबीसी की बात किया करते थे। अगला भाई सबसे इंपॉर्टेंट, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड राइज ऑफ बीजेपी। यहां से कांग्रेस तो डाउनफॉल हुआ कांग्रेस का, बीजेपी ऊपर चली, बीजेपी ऊपर आती गई। कैसे? राम मंदिर, राम मंदिर का मुद्दा बहुत जोरों शोरों पे चलाया गया। बीजेपी एमर्ज एज द मेजर नेशनल पार्टी इशू लाइक द राम मंदिर मूवमेंट इंक्रीज बीजेपी सपोर्ट। बाय द लेट 90s बीजेपी बिकेम द लीडर्स ऑफ एनडीए कोलिशन। जैसे मैंने आपको बताया 1990 के बाद बीजेपी एनडीए की क्या बन गई है, रूल में कोलिशन की हेड बन गई है, लीडर बन गई है। बच्चों ये था हमारा प्री बोर्ड का एक छोटा सा, तो नहीं बोल सकते, एक बड़ा सा वन शॉट। ये वन शॉट ना एक उन क्वेश्चंस को ऐड करके बनाया गया है जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं। और मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं इसमें ऐड कर सकूं। खैर ज़्यादा मैं भी ऐड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि जितने एग्जाम में आते हैं उतने ही मैं शॉर्ट के अंदर करा पाऊंगा, और नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो मेरी मेहनत भी खराब नहीं जाएगी और आपका देखने का समय भी खराब नहीं जाएगा। आप इसको डेफिनेटली देखना, वॉच करना कंप्लीट। इसमें से क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे डेफिनेटली, ये मेरी गारंटी है। और अगर कुछ मिस हो गया होगा इसके अंदर तो देखते हैं, मिस तो खैर मुश्किल से मैंने करानी है, कुछ मोस्टली मैंने क्या कर दिया है इसके अंदर बता दिया है। रही बात इसकी पीडीएफ की, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो आप हमारे को ना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है ना मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ के लिए। पीडीएफ के लिए मैं इसकी लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप वाला, ठीक है। और व्हाट्सएप से ज़्यादा फास्ट रिप्लाई आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। इंस्टाग्राम पे मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी आपका कर दूंगा, ग्रुप इसमें डाल दूंगा, आप दोनों को फॉलो कर लेना। और साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा इस वीडियो से, और आप जिसको शेयर करेंगे उसका बेनिफिट भी क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, कब मिलेंगे इसको तो मैं करा दिया। अब जब प्री बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना पोल साइंस का एग्ज़ाम, तो ना उस पोल साइंस के एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या आया था, क्या मेरे
सेट से कुछ आया था या नहीं आया था, उसको मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री का भी लेके आऊँ, एक वन शॉट लेके आऊँ। अगर आपको हिस्ट्री का वन शॉट चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना, आप कमेंट करोगे तभी मैं हिस्ट्री का वन शॉट लेकर आऊँगा, अदरवाइज़ मैं हिस्ट्री का वन शॉट लेकर नहीं आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।